Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sani and you are watching Sun Non-Stop. तो guys सुबह से एक नई वीडियो लेकर आ चुकी हूँ और आज की जो हमारी वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। सेकंड चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, फटाफट जाइए वहाँ पर भी जो है वो मुझे सपोर्ट कीजिए। और आज की जो हमारी वीडियो इंडिया पाकिस्तान के अंदर काफी टाइम से जो है वो कंफ्लिक्ट चल रहा है, तो एक मतलब देखा जाएगा कि फुली तौर पर इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ वॉर क्यों नहीं कर रहा। फुली तौर पर जो है वो मतलब उनके पास अच्छे हथियार है, अच्छी अपना मतलब आर्मी है, मतलब सारी चीजें जो है ना 1+ पे है उनकी, लेकिन क्यों जो है वो फिर भी पाकिस्तान के साथ जंग नहीं कर रहे, वजूहात क्या है, रीजन बिहाइंड दैट। तो फटाफट से वीडियो के अंदर चल के देखते हैं। और दोस्तों, आपके मन में हमेशा एक क्वेश्चन ये आता होगा कि भारत पाकिस्तान से युद्ध क्यों नहीं करता है। ये लगातार आतंकवादी जो हमला करवाता है, सबको पता है कि पाकिस्तान भारत के अंदर करवाता है। जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं सब पाकिस्तान ने करवाए। अभी दिल्ली में अभी लेटेस्ट जो कल मैं एक वीडियो लेके आया था उसमें आपको मैंने एक आर्टिकल बताया था कि उन्होंने दिल्ली में भी यही सेम कोशिश करी है। हमारी इंटेलिजेंस फोर्सेस ने पकड़ लिया है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने इसको तोड़ा क्यों नहीं। पीओके में हम जा क्यों नहीं रहे, पीओके को वापस क्यों नहीं ले रहे, जो सीपैक निकल रहा है जो हमारे लिए खतरा है, हम पाकिस्तान को खत्म क्यों नहीं कर रहे। तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। बहुत अच्छी वीडियो होगी। मैंने इस वीडियो को 6 चैप्टर में डिवाइड करा है, 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी, इसे एक बार आप देख लीजिएगा। सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट में हम बात किसके ऊपर करने वाले हैं। एक मुल्क जो बारूद के ढेर पर बैठा है। अब सुनिएगा पूरी कहानी चैप्टर फर्स्ट की, फिर इसके बाद चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। 10 से 12 मिनट की वीडियो होने वाली है। दुनिया के नक्शे पर दो ऐसे पड़ोसी देश हैं जिन्होंने एक ही वक्त पर अपनी आजादी का सफर शुरू किया था, लेकिन आज उनके रास्ते जमीन और आसमान जितने जुदा हो चुके हैं। एक तरफ एक ऐसा मुल्क है जिसके पास आज की तारीख में करने के लिए कोई रचनात्मक काम नहीं बचा है। वहां शिक्षा के नाम पर सिर्फ मदरसों की तालीम दी जा रही है, जहां आधुनिक और वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक एजुकेशन का नामो निशान तक नहीं है। नतीजा आपके सामने है। रोजगार पूरी तरह खत्म है, अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है और देश के भीतर हालात ये हैं कि आटे की एक एक बोरी के लिए इंसानों के बीच जंग चल रही है। साथियों, जरा सोचिए, जब किसी देश के भीतर बेरोजगारों, अनपढ़ों और कट्टरपंथियों की एक बहुत बड़ी फौज खड़ी हो जाती है तो उन्हें भड़काना कितना आसान होता है। वही फौज आगे चलकर आतंकवादियों और खूंखार लड़ाकों में तब्दील हो जाती है। यह एक ऐसा खूनी धंधा है जहां रिस्क भले ही सबसे ज्यादा हो, लेकिन सीमा पर बैठे उनके आकाओं के लिए मुनाफा भी सबसे बड़ा होता है। लेकिन इसी के ठीक दूसरी तरफ एक ऐसा देश है जो पूरी तरह आजाद है, अपने काम में व्यस्त है और जिसके सामने भविष्य के बहुत बड़े लक्ष्य हैं। उसे अपने रॉकेट चांद पर भेजने हैं, मंगल की सरजमी पर तिरंगा लहराना है और अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया में सबसे मजबूत बनाना है। इसी विरोधाभास पर एक बहुत मशहूर और गहरी कहावत कही गई है, उनके झंडे पर चांद है लेकिन हमारे चांद पर झंडा है। यही वो बुनियादी फर्क है जो दोनों देशों की सोच को अलग अलग करता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब एक भूखा, कंगाल और परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसी मुल्क लगातार आपकी पीठ में छुरा घोंप रहा हो तो एक समझदार देश को क्या करना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर आप लोग भी अपनी रेकमेंड देते। क्या उसे तुरंत एक विनाशकारी युद्ध का ऐलान कर देना चाहिए? जवाब आप लोग दीजिएगा। और एक बुद्धिमान और शक्तिशाली राष्ट्र आखिर जंग का रास्ता कब चुनता है? क्या भारत इस बार भी सिर्फ कागजी चेतावनी तक सीमित रहने वाला था, या पर्दे के पीछे किसी बहुत बड़े तूफान की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी? अब ये सारी कहानी मैं आपको चैप्टर 2 में बताने वाला हूं। चैप्टर 2 ये रहा आपका, वो 3 काले घाव 2008, 2016 और 2019। साथियों, इतिहास गवाह है कि भारत ने हमेशा संयम दिखाया है, लेकिन सामने वाला इसे भारत की कमजोरी समझ बैठा। भारत के सीने पर 3 ऐसे जख्म दे गए जिन्हें देश कभी नहीं भूल सकता। पहला घाव साल 2008। साथियों, ये सभी को पता होगा, मुंबई हमला। देश की आर्थिक राजधानी पर कायरनामा हमला हुआ। करीब 175 मासूम लोग मारे गए थे जिनका कोई कसूर नहीं था। पूरी दुनिया हिल गई। उस वक्त केंद्र में यूपीए की सरकार थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। भारत ने एक जिम्मेदार देश की तरह बर्ताव किया, सबूत इकट्ठा किए, डोसियर तैयार किया और पूरी दुनिया को दिखाया। इसे कहा गया राजनयिक जवाब, डिप्लोमेटिक रेस्पॉन्स।
लेकिन समस्या यह थी कि सामने मधुमक्खी आपको डंक मार रही थी और आप उसे ज्ञान दे रहे थे। फिर दूसरा घाव 2016 का है साथियों, ये सभी को पता होगा। दूसरा घाव 2016 उरी हमला, ये सभी को याद होगा। 26/11 की अपने बात कर ली, अब उरी हमले के बारे में जान लीजिए। वक्त बदला और देश की कमान बदली। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आ चुकी थी। जानकार मानते हैं कि इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी की फितरत एक जैसी है। अगर पूर्ण बहुमत हो तो ये सिर्फ बातों में यकीन नहीं रखते। उरी में हमारे 19 जवान शहीद हुए। इस बार भारत ने सिर्फ डॉसियर नहीं भेजा, भारत ने पहली बार सीमा पार करके सर्जिकल स्ट्राइक की। कुछ सैन्य कमांडर एलओसी के पार गए, आतंकी ठिकानों को तबाह किया और सुरक्षित वापस आ गए। ये थी भारत देश की ताकत। तो देश को एक सुकून मिला कि अब सरकार घर में घुसकर मार सकती है। अब हमारी ऐसी फोर्सेस हैं जो तुम्हारे घर में घुसेंगी और तुम्हें ठोक कर वापस आ जाएंगी और तुम कुछ भी नहीं करोगे, तुम युद्ध करने लायक बचोगे ही नहीं। और तीसरा घाव इन्होंने हमें दिया 2019 में साथियों, पुलवामा हमला। लोकसभा चुनाव से ठीक 2 महीने पहले आतंकियों ने एक बार फिर दुस्साहस किया। सीआरपीएफ की बस पर आत्मघाती हमला हुआ और हमारे 40 वीर जवान शहीद हो गए। 40 वीर जवानों को इन्होंने फिर मारा। और यहां इसके बाद आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, फिर भारत पाकिस्तान को खत्म क्यों नहीं कर देता है? ये सारी चीजें मैं आज आपको हर एक चैप्टर में क्लियर करके बताने वाला हूं। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी थी जहां 40 वीर जवान मारे गए थे। इस बार सरकार के सामने चुनौती बड़ी थी। सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा कुछ करना था, लेकिन इस बार जो हुआ उसने दुनिया के सैन्य इतिहास को हैरान कर दिया। भारत के फाइटर जेट सिर्फ एलओसी पार नहीं कर रहे थे, वे असली पाकिस्तान के भीतर घुसने वाले थे। अब थोड़ा सा चैप्टर 3 के बारे में चर्चा कर लेते हैं साथियों। चैप्टर 3 बालाकोट एयर स्ट्राइक। बालाकोट और सोशल मीडिया का गिरगिट रन। साल 2019 में पुलवामा के जवाब में भारत ने चुना बालाकोट एयर स्ट्राइक। भारत के 12 लड़ाकू विमानों ने सीमा से करीब 50 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के राज्य खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोटा में मौजूद आतंकी कैंपों पर बमबारी की। अभी इनके ऊपर बमबारी तो अफगानिस्तान ने भी करी है ना। अफगानिस्तान ने ड्रोन से अटैक कराया ना भाई, अफगानिस्तान से ही तो इनकी बॉर्डर लाइन लग रही है, तो हाँ उन्होंने भी इसको ठोका है। ठीक है, जो इनका खैबर पख्तूनख्वा जो इलाका है वहां पर माना जाता है कि वहां लगभग 400 आतंकवादी मारे गए। पिछली बार लोगों ने सबूत मांगे थे, इस बार सरकार ने कैमरों के साथ पूरी तैयारी भेजी थी, रंगीन विजुअल्स के साथ भेजी थी। लो देखो हमारी सेना की ताकत, हमारी फोर्सेस की ताकत। किसी संप्रभु देश की सीमा के 50 किलोमीटर अंदर घुसकर तबाही मचाना कोई मजाक नहीं था साथियों। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर एक अजीब तमाशा चल रहा था। जो जनता पहले 10 दिनों से चिल्ला रही थी कि कब बदला लोगे, कब करोगे कुछ तो बताओ, कब पाकिस्तान की ऐसी तैसी करोगे आप लोग, हमला होते ही वही लोग अचानक गिरगिट की तरह रंग बदलने लगे और सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाने लगे, डी एस्केलेट करो, युद्ध मत करो। गिरगिट भी समझ जाएगा इस तरह रंग बदलते देखकर दुनिया को। खैर सरकार का स्टैंड पहले दिन साफ था, लेकिन आतंकियों की फितरत नहीं बदली। साल 2025 में पहलगाम में फिर एक हमला होता है, जहां 26 मासूम नागरिक जो सिविलियंस को निशाना बनाया जाता है। सेना और सेना की लड़ाई एक बात है, लेकिन नागरों पर हमला बर्दाश्त से बाहर था। इस बार भारत कुछ ऐसा करने जा रहा था जिसकी कल्पना पाकिस्तान के जनरलों ने भी नहीं की थी। अब जंग की तारीख अब जंग का तरीका पूरी तरीके से बदलने वाला था। अब आगे चैप्टर 4 में मैं थोड़ा सा आपको बताने वाला हूं साथियों। पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर। साल 2025 पहलगाम का घाव और ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत। 22 अप्रैल 2025 घाटी का खूबसूरत इलाका पहलगाम अचानक गोलियों की गूंज से दहल उठा था। ये देख रहे हो, खूबसूरत वादियों में लोग घूमने जा रहे थे और वहां आतंकवादियों ने उनका जाति धर्म पूछ पूछ कर गोलियां चलाई थी। पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन टीआरएफ द रेजिस्टेंट फ्रंट ने 26 बेकसूर नागरिकों को चुन चुनकर मौत के घाट उतार दिया। सेना से लड़ाई एक बात थी, लेकिन मासूम नागरिकों पर यह बर्बर हमला भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को खुली चुनौती थी। इस बार सरकार ने कोई जल्दबाजी नहीं की। पहले 2 दिन के लिए सिविल डिफेंस सायरन बजाए गए। लोग पबजी वाले मूड में आ गए थे कि बस अब तो सीधे जंग होगी, टैंक चलेंगे। लेकिन नया भारत अब पुरानी रणनीति पर नहीं चलता
और फिर आई 6 और 7 मई की वो रात, भारत ने आधिकारिक रूप से ऐलान किया ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा लॉजिक और कॉन्सेप्ट यह था कि भारतीय वायुसेना और सेना के फाइटर जेट ने पाकिस्तान की सीमा को पार नहीं किया। भारत ने अपने ही सीमाओं के भीतर रहते हुए आधुनिक टेक्नोलॉजी और एआई टेक्नोलॉजी तो ड्रिवन बड़ी वॉरफेयर, मिसाइलों और ब्रह्मोस जैसे घातक हथियारों का इस्तेमाल किया। एक साथ एक ही वक्त पर पाकिस्तान और पीओके के भीतर 9 अलग अलग आतंकी ठिकानों पर काल बनकर मिसाइलें बरसी। इनमें बवालपुर, मुर्दीके और सियालकोट जैसे गहरे इलाके शामिल थे। भारत ने अपनी सीमा से ही 50, 80, 100 किलोमीटर दूर बैठे आतंकियों को उनके कमरों के भीतर ढूंढकर मार गिराया। इस सटीक हमले में 100 से ज्यादा आतंकवादी मौके पर ही ढेर हो गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जब भारत ने बिना बॉर्डर पार किए आतंकियों को मिटिया मेट कर दिया, तो बौखलाए पाकिस्तान ने अगले ही सुबह भारत के मिलिट्री ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलें दाग दी। पाकिस्तान को लगा कि वो भारत को डरा देगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो शेर की गुफा में हाथ डाल रहा है। अब ऑपरेशन सिंदूर का वो दूसरा हिस्सा शुरू होने वाला था जिसने इतिहास बदल दिया साथियों। अब आते हैं चैप्टर 5 पर। अब इसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। 23 मिनट का तांडव, ऐसा तांडव हमारी इंटेलिजेंस फोर्सेस और हमारी फोर्सेस का ये खत्म। जो टेक्नोलॉजी का जो यूज किया जाता है वो दिखाएंगे हम इनको। 23 मिनट का तांडव ऑपरेशन सिंदूर के अचूक नतीजे। जब पाकिस्तान ने हिमाकत की तो भारत ने इक्वल इंटेंसिटी, बराबर तीव्रता के सिद्धांत पर काम किया। भारतीय वायुसेना ने वो किया जो आज तक दुनिया के सैन्य इतिहास में नहीं हुआ था। मात्र 23 मिनट का समय और भारत ने पाकिस्तान के 13 एयरबेस और 3 बड़े रडार स्टेशन को नस्ते नाबूद कर दिया। सरगोधा, नूरखां और जैकाबाबाद जैसे बड़े पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने धुआं के गुब्बारे में बदल गए। भारत की आत्मनिर्भर टेक्नोलॉजी ने पाकिस्तान के चीनी सप्लाई वाले एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह जैम कर दिया। तो सवाल यह है कि इस ऑपरेशन सिंदूर में आखिरकार भारत के हाथ में क्या क्या लगा, भारत ने क्या हासिल किया। इसके 4 सबसे बड़े नतीजे सामने आए। सबसे पहला, दुश्मन की रीढ़ टूटी। मात्र कुछ घंटों की इस कार्रवाई में पाकिस्तान की एयरफोर्स के करीब 20% से ज्यादा सैन्य असिट्स और लड़ाकू विमान हमेशा के लिए तबाह हो गए। दूसरा, नो लॉस फुल गेम भारत के लिए। भारत ने दुश्मन के घर में इतना बड़ा तांडव मचाया, लेकिन भारत का एक भी विमान या एक भी जवान हताहत नहीं हुआ। 2019 की तरह इस बार कोई पायलट वहां नहीं फंसा, क्योंकि हमारी तकनीक इतनी एडवांस थी कि हमें बॉर्डर पार जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा, नॉन एक्सिलरेटरी डिप्लोमेसी। भारत ने हमले के तुरंत बाद दुनिया के सामने 3 शब्द रखे: फोकस्ड, सटीक, मेजर्ड, नपातुला, और नॉन एक्सिलरेटरी, जंग न बढ़ाने वाला। भारत ने साफ कह दिया कि हमारा मकसद सिर्फ आतंक को मिटाना था, हम युद्ध नहीं चाहते। इस सदे हुए रुख के कारण अमेरिका, यूरोप और दुनिया के किसी देश ने भारत का विरोध नहीं किया और पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गए। और चौथा सबसे अभी बड़ा, तो अमेरिका के में फुल सिंधु सपोर्ट है। जल समझौते पर प्रहार। इसी ऑपरेशन की रणनीतिक ताकत के दम पर भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी को भी स्थगित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अभी तक ये रो रहे हैं, अभी तक इनके जो मंत्री हैं वो लगातार बयान दे रहे हैं कि अगर हमारा सिंधु जल रोका तो हम जंग करेंगे, हमारा बच्चा बच्चा जंग लड़ेगा। इनकी औकात है जंग लड़ने की। प्रधानमंत्री का कड़ा संदेश था, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। अब आते हैं चैप्टर 6, फाइनल चैप्टर की तरफ साथी। नया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर और भारत की ताकत। आज की दुनिया 1971 जैसी नहीं है, जब रूस हमारे साथ खुलकर खड़ा था। आज की दुनिया मल्टीपोलर, जहां चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती गहरी है और रूस चाइना रणनीतिक साझेदार हैं। ऐसे में सीधे 3-4 साल लंबे युद्ध में कूदना बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि उसमें देश का बजट, स्वास्थ्य और शिक्षा का पैसा बारूद में सुहा हो जाता है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया को दिखा दिया कि बिना पूर्ण युद्ध, फुल स्किल वॉर लड़े भी दुश्मन को घुटनों पर कैसे। यह भारत की सैन्य टेक्नोलॉजी, रणनीतिक समझ और बदले हुए मिजाज का सबसे बड़ा सबूत है। यह आज का नया भारत है। हम शांति चाहते हैं, अपनी प्रगति चाहते हैं, चांद और मंगल पर जाना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारी शांति को भंग करने की कोशिश करेगा तो ऑपरेशन सिंदूर की तरह हम अपनी सरहद लांगे बिना भी दुश्मन का नाम और निशान मिटाना जानते हैं। ये वीडियो कैसी लगी है साथियों?
ओके गाइस, ये थी सारी वीडियो। और हाँ यार, इस टाइम पे जो है आपको पता है कि पूरे तरीके से वॉर करना बिल्कुल सही उन्होंने बताया कि मतलब अपनी ही जो है ना लोगों का नुकसान होगा। और खर्चे मतलब कितना ज्यादा वो उन चीजों के ऊपर कॉस्ट आता है, मिसाइलों के ऊपर ये वो। तो उन्होंने कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर करके जो है ना एक चीज क्लियर कर दिया कि हम कर सकते हैं, मतलब बहुत हाई लेवल के ऊपर वॉर करने की बजाय मतलब उसको थोड़े लिमिट के अंदर भी अगले को सबक सिखाया जा सकता है। तो गाइज आप लोगों का क्या कहना है, डू कमेंट कि हम जो है वो पूरे तरीके से वॉर होनी चाहिए थी कि मतलब नहीं थोड़ा बहुत करके ही अगले को सबक सिखा देना चाहिए। क्योंकि अगर ज्यादा लंबी जंग वगैरह चलती तो बड़ा मुश्किल हो जाना था, चीजें महंगी हो जानी थी, प्रॉब्लम हो जानी थी, जो एलओसी के करीब गांव बेकसूर लोग उनका बड़ा नुकसान होना था। तो आप लोग भी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलेगा इस मुद्दे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।